आज हम बात करते हैं मुगल काल की। तो मुगल काल की शुरुआत तो इसमें देखते हैं कब से हुई थी। 1526 से लेकर के कब तक जब मुगल काल चलता है, ये चलता है 1858 तक। मतलब जब जो स्वतंत्रता का क्या बोलते हैं उसको, क्रांति हुई थी 1870 में, क्रांति जब तक चला था तो ये 58 तक चला था। 57 क्योंकि बहादुर शाह जफर थे वो रंगून भेज दिए गए, तो उसके बाद समाप्त हो जाता है मुगल काल। तो 58 तक वो शायद जीवित रहे थे, इसलिए 1526 से लेकर 1558 तक चलता है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से शासक आते हैं। तो सबसे पहले बाबर आते हैं। बाबर 1526 से लेकर 1530। हुमायूं आते हैं जो कि इन्होंने 2 बार शासन, मतलब 1540 30 से लेकर 1540 के बीच शासन किया। और इसके बाद में बीच में जो सूर्यवंश आया था 1555 से लेकर 1556 रहा था। नहीं, ये सूर्यवंश मैं गलत बोल गया थोड़ा सा। जो इनका जो शासन रहा था 2 तरीके से रहा था। मतलब किस 2 तरीके से रहा था कि पहले इन्होंने शासन किया 1530 से 1540। फिर क्या है, जो सूर्य राजवंश थे, मतलब शेरशाह सूरी बीच में आ गए, तो ये 1540 से लेकर 1555 तक रहे थे। फिर उसके बाद में सूर्यवंश तो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, तो हुमायूं ने फिर दोबारा से वहाँ पे कब्जा करके फिर दोबारा से उसमें सत्ता में आ गए। और फिर उसके बाद अकबर आते हैं 1556 से लेकर 1605। और फिर जहांगीर 1605 से लेकर के 1627। और कभी कभार पूछा जाता है कि अकबर का शासन कब तक रहा, या फिर अकबर के शासनकाल मतलब पूछा जाता है कि अंग्रेजी कंपनी की स्थापना 1605 के लगभग हुई थी। तो मतलब उनकी मृत्यु हो रही थी उस समय अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हो रही थी। याद रखना, इससे रिलेटेड कर सकते हैं अपन। और जहांगीर में 1605 से लेकर 1627 तक। और शाहजहाँ जो थे वो 1627 से लेकर के 1658 तक। और वहीं औरंगजेब जो के थे 1658 से लेकर 1707 तक रहे थे। आप सोचेंगे कि मैं इसमें से क्यों पढ़ा रहा हूँ, जो तो किसी की कोचिंग की पीडीएफ देखो, किसी की भी कोचिंग की पीडीएफ हो, लेकिन मैं इससे पढ़ा हूँ और मैंने 8 बार जो भी है उससे छोड़िए, लेकिन इसमें से क्वेश्चन यहीं से आएगा। और क्वेश्चन यहीं से आने के बाद में और इससे बाहर नहीं जाएगा। फिर भी एक आध कोई क्वेश्चन जाता है, तो इस बार पेपर वाले भी नहीं कह पाते हैं कि हमारे इससे पेपर बाहर से आने की बहुत कम संभावना रहती है, यहीं से क्वेश्चन अधिकतर बन जाते हैं। आप इसी से पढ़ें, और मैं सीधी बात कहूँगा कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। फिर भी आपको लगता है तो आप देख सकते हैं। आप बस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जहाँ भी करना चाहें, और मैं इसको कंप्लीट करा रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब जहाँ जो बाबर थे, बाबर का काल शुरू होता है। इनका जो नाम था बाबर का वो देख लेते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के मध्य एशिया में हुआ था। इनके पिता जो मिर्जा उमर शेख थे, फरगना रियासत के शासक थे। बाबर पिता पक्ष की ओर तैमूर का 5वां वंशज था। माता पक्ष की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। ग्यारह वर्ष की आयु में 1194 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो अपनी दादी की सहायता से, जो दादी थी एहसान दौलत बेगम की सहायता से फरगना का शासक बना। और 1504 में काबुल और गजनी पर अधिकार कर लिया था। वहीं 1507 में उन्होंने क्या पातशाह की उपाधि धारण की थी। और भारत पे बाबर ने 5 बार आक्रमण किया था, लेकिन उनका जो 1519 में जो आक्रमण किया था भिड़ा पर, उनका पहला आक्रमण था। और इसी अभियान में पहली बार बंदूक और तोपखानों का प्रयोग किया गया था। बाबर को भारत आने का आक्रमण जो पंजाब के सूबेदार थे दौलत खान लोधी और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। कभी कभार पूछ लिया जाए कि किसने किसने इनको बुलाया था। अब क्या हुआ, 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य पानीपत का युद्ध हुआ था। बाबर ने इस युद्ध में तुगलमा पद्धति, ये पद्धति याद रखना कि कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है, पूछा जाता है कभी कभार कि किस युद्ध में किसी का प्रयोग किया था, तोप खाने का प्रयोग किया था। बाबर के तो दो तुपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफा खां। बाबर इस युद्ध में विजय हुआ और इब्राहिम लोधी को मार दिया गया। इस युद्ध के पश्चात बाबर ने लोगों में काफ़ी पैसा बांटा। इसी कारण से बाबर को क्या कहा गया, कलंदर की उपाधि धारण की गई थी। 16 मार्च 1557 को बाबर ने राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ और इसमें बाबर भी विजय हुआ। इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने के लिए रूमी पद्धति का प्रयोग किया था। ये नहीं पूछा जाएगा किसको, लेकिन कलंदर की उपाधि ये पूछी गई, पूछी जाती है। और तुगलमा पद्धति पानीपत के प्रथम युद्ध में। अब उसका दूसरा युद्ध चल रहा है जो कि राणा सांगा के मध्य हो रहा है, खानवा का युद्ध। इस युद्ध में उसने जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की और तगमा कर से मुक्त करने की घोषणा की थी। तो क्या हुआ, देखो इतनी सारी चीज़ आजकल देखते हैं राजनीति में बहुत सारी चीज़ करती है, वही पार्टी जीत जाती है। सेम टू सेम उसने क्या किया बाबर ने,
3-4 चीज़ कर दी। तो युद्ध उसके पक्ष में हो गया, वो जीत गया। अब क्या है, अगला युद्ध की बारी आती है 29 जनवरी 1558 को बाबर और मेदिनी राय के मध्य चंदेरी का युद्ध हुआ। मेदिनी राय पराजित हुआ। इस युद्ध में बाबर ने एक बार पुनः जिहाद का नारा दिया, बड़ी क्रूरता के साथ राजपूतों को वध किया। इस युद्ध में पहली बार जौहर का उदाहरण देखने को सामने मिलता है। अब इसके बाद इसका लास्ट युद्ध होता है। इस युद्ध में 15 मई 1529 में घंगरा का युद्ध हुआ, जो कि बाबर और अपना अफगान महमूद लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर विजय हुआ और इस युद्ध का बाबर का अंतिम युद्ध था। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और बाबर को पहले आगरा में जो रामबाग था वहाँ दफनाया गया था। पूछा जाता है कि बाबर को सबसे पहले कहाँ दफनाया गया था, तो रामबाग में। फिर उसके पश्चात उसे काबुल दफनाया गया। देखो, बाबर के 4 युद्ध तक याद रखना, और ये याद रखना, और उसकी कलंदर की उपाधि रखना, बादशाह की उपाधि याद रखना। क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, और इसी में से क्वेश्चन बनेगा। मैंने ये 6 मिनट का बाबर पढ़ाया है और बाबर इसी में से आना है, और थोड़ा सा और बचा है बाबर का, कोई बात नहीं है। बाबर की आत्मकथा देख लेते। बाबर की जो आत्मकथा थी उसे तुझके बाबरी मतलब तुर्की भाषा में थी ये। और पुस्तक का जो फारसी अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा में किया है। मतलब बाबरनामा में अब्दुल रहीम खाना ने फारसी भाषा में किया है। बाबर को मुबैयान पद्धति का जन्मदाता माना जाता है। ये पूछा जाता है कभी कभार कि बाबर को किस पद्धति का जन्मदाता माना जाता है, जिसका प्रयोग उसने अपने दीवान मतलब काव्य संग्रह में किया है। और बाबर ने रिसाले उजस नाम से कई पत्रों का लेखन किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में 2 हिंदू शासकों राणा सागा और विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय का उल्लेख किया है। उसने कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। अब देखिए, ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा बाबर को। तो बाबर का हमने इतना पढ़ लिया, बाबर इसी में से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। बाबर के 4 युद्ध रखना है, 26, 27, 28, 29 कलंदर की उपाधि, और उसकी जो आत्मकथा वो याद रखना है, और कब और कहाँ दफनाया गया था ये याद रखना है, और फिर वहाँ से कहाँ दफनाया गया था वो याद रखना है। इससे बाहर क्वेश्चन किसी भी हालत में नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही।